खबरों का सारथी। और नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खास पेशकश में आपका स्वागत है। उद्धव राज साथ साथ। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ठाकरे बंधुओं यानी उद्धव और राज ठाकरे के बीच बीएमसी सहित अन्य नगर निगम चुनाव के लिए गठबंधन की डील फाइनल हो गई। 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गठबंधन का ऐलान किया। उनके निशाने पर बीजेपी रही। महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे बंधुओं ने बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। दोनों नेता शिवाजी पार्क स्थित बाला साहेब ठाकरे के स्मारक पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। बीएमसी चुनाव 2026 की घोषणा हो चुकी है और 4 साल के विलंब के बाद हो रहे इस बार के बीएमसी की कहानी महाराष्ट्र की राजनीति की एक रोमांचक और जटिल गाथा बनने वाली है, जहां सत्ता, विरासत, विश्वासघात और पुनरुत्थान के तत्व आपस में गुथे हुए। तो 20 साल बाद भाइयों में दूरी मिट गई, लेकिन यह मिटी हुई दूरी क्या कुछ क्रांति कर पाएगी? सवाल बड़ा। सर्वांचं स्वागत करतोय आणि आता संजय राऊत यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याची आठवण करून दिली। तो जो मंगल कलश आणला गेला तो काही सत्यनारायणाच्या पूजेसारखा आणला गेला नाही, त्याच्या मागे खूप मोठा संघर्ष झालेला आहे। 105, 107 किंवा त्याहूनही जास्त मराठी माणसांनी बलिदान देऊन मुंबई महाराष्ट्राला मिळवून दिली आणि त्याची आठवण आज होणं स्वाभाविक आहे, कारण आम्ही आज दोघेही इथे बसलेलो आहोत ठाकरे बंधू। आमच्या दोघांचे आजोबा प्रबोधनकार हे संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यामध्ये त्याच्यामध्ये 2 टोळ्या अजून जास्ती ऍड झालेले आहेत। ते राजकीय पक्षांमधली मुलं पळवतात आणि जे निवडणुका लढवणार आहेत त्या लढवणाऱ्या सर्व उमेदवारांना दोन्ही पक्षांकडून उमेदवारी दिली जाईल। ती कधी भरायची, केव्हा भरायची ते आपल्याला कळवलं जाईल। आज फक्त आपल्या समोर एकच गोष्ट मी आपल्याला सांगू इच्छितो की बरेच दिवस याची प्रतीक्षा महाराष्ट्र करत होता, ती शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली हे आज आम्ही आपल्याला जाहीर करत आहोत। और हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश इस खबर पर जुड़ गए। अखिलेश, मुंबई की जंग ठाकरे एक संग हुए हैं, क्या लगता है कि एक संग होने के बाद कुछ क्रांति ला पाएंगे? देखिए, महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव या फिर महाराष्ट्र की राजनीति के देखा जाए तो जब बाला साहब ठाकरे राजनीति करते थे उस समय उसके इर्द गिर्द से राज ठाकरे ही नजर आते थे और पूरी बारिश के तौर पर राजस्थान महाराष्ट्र में राज ठाकरे को ही उनका वारिस और राजनीति का नेता देखा जाता था शिवसेना। लेकिन चूंकि पारिवारिक लड़ाई और कुर्सी सत्ता के लालच में जब जिस तरह से लोग अलग हुए तो करीब 20 साल बीतने के बाद ठाकरे परिवार फिर एक साथ आया। भले ही वो नगर निगम चुनाव और बीएमसी के चुनाव को लेकर एक साथ आए हों। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जब एक मंच पर आकर एक साथ आज उन्होंने बाला साहब ठाकरे को पहले पुष्पांजलि अर्पित की, उनके जन्म को याद किया और उनके विचारों को याद करते हुए दोनों जब एक साथ आए और आगामी चुनाव के लिए गठबंधन का भी ऐलान किया गया कि शिवसेना युवती ग्रुप और मनसे यानी राज ठाकरे की पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ और गठबंधन में ऐलान किया गया कि अब वो आगामी दिनों में एक साथ चुनाव लड़ेंगे, नगर निगम और बीएमसी होने वाले चुनाव में एक साथ उतरेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र के अंदर ठाकरे परिवार के वारिस के तौर पर अब उद्धव ठाकरे सामने है सबके, और पुरानी विरासत के तौर पर देखा जाए तो राज ठाकरे को माना जाता था। इन दोनों चीजों को लेकर जब एक साथ दोनों आए हैं, कहीं न कहीं जब अलग अलग चुनाव लड़ते थे तो एक दूसरे का वोट काटते थे, तो वोट एक साथ आएगा। दूसरा, जो ठाकरे परिवार की विरासत और उसके वारिस के तौर पर लोगों की पहचान थी, वो जब एक साथ आएंगे तो पावर भी अलग होगी जबरदस्त तरीके से, और इसका असर भी आम जनता में भी जरूर देखने को मिलेगा।
जाएगा। तो खासकर अगर बात की जाए तो बीएमसी और नगर निगम चुनाव में ठाकरे परिवार यानी दोनों की पार्टी शिवसेना यूबीटी ग्रुप और जब दोनों एक साथ मिलकर कैंडिडेट उतारेंगे और दोनों मिलकर प्रचार करेंगे तो कहा जा सकता है कि जो दोनों के चुनाव में सुधार अच्छा होगा, दोनों के सीटों की जीतने में बढ़ोतरी होगी और ये कहा जा सकता है कि ये बीजेपी के लिए भी एक चुनौती होगी। दूसरा क्या है कि राजनीतिक तौर पर एक नया माहौल बनेगा कि भविष्य में दोनों को एक साथ रहना है नहीं रहना है, इस चीज को भी कहा जा सकता है। और जो अब तक प्रचार में चला रहा था ठाकरे परिवार घुटा हुआ है, अब वो भी सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप अखिलेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। 20 साल बाद जो भाइयों की दूरी मिट गई है। बने रहिए अखिलेश हमारे साथ। और आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर को मेट्रो वी की सौगात। नए साल से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली एनसीआर के निवासियों को एक बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली मेट्रो के चरण वी के विस्तार को मंजूरी दी गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इस नई परियोजना पर करीब 12,015 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और सरकार के मुताबिक इससे सालाना 33,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी और इससे कर्तव्य भवन और केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। बताया कि इस नई परियोजना पर करीब 12,015 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और आरोप है कि इस परियोजना का सबसे बड़ा पर्यावरण को लाभ होगा और सरकार के मुताबिक इससे सालाना 33,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी भी आएगी। तो दिल्ली को नए साल का बड़ा तोहफा और हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश भी हैं। अखिलेश, नए साल पे बड़ा तोहफा मोदी कैबिनेट की मेट्रो फेज वी को मंजूरी मिल गई है। किस तरह का फेज है, जानकारी दें। देखिए, कहा जा सकता है केंद्रीय सरकार की जो कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया और उस बैठक में सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली एनसीआर जो लगातार विस्तार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो हर तरह की सुविधाओं के मद्देनजर देश में सबसे विकसित शहरों के रूप में दिल्ली एनसीआर को गिना जाता है। और एक बात को कहा कि जैसे पहले लाइफ लाइन के तौर पर बसों को कहा जाता है, तो दिल्ली की भी लाइफ लाइन अब मेट्रो को कहा जाता है। और अगर उस लाइफ लाइन के तौर पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दिल्ली एनसीआर के अंदर मेट्रो की जो फिफ्थ ई तरफ जो घोषणा की गई, तो उसके लिए तमाम तरह की बजट से लेकर अन्य चीजों की घोषणा की गई। यहाँ तक भी कहा गया कि करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च करके और इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। तमाम चीजों की योजना की घोषणा के लिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया कि बैठक में सरकार ने फैसला लिया है कि जो नई परियोजना मेट्रो की आएगी उस पर करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और सरकार इस पर करीब 33,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है उसमें कमी आएगी। इससे क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्ट सड़क पर रहता है, जो निजी वाहन चलते हैं, उन सार्वजनिक वाहनों में कमी आएगी। इससे वहां का वायु प्रदूषण लगातार जो बढ़ रहा है, जो कम होने का नाम नहीं ले रहा है और जिसका गुणवत्ता सूचकांक लगातार 400 या 400 के ऊपर बना हुआ है, इन सब चीजों से राहत मिलेगी। दिल्ली की जनता को उससे फायदा होगा, खासकर जो प्रदूषण के मामले में है और शहर की जो विकास है और मेट्रो लाइन के बढ़ने से आम लोगों के आमजन में यातायात का सबसे बड़ा लाइफ लाइन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली मेट्रो का और नेटवर्क मिलेगा और उनसे फायदा होगा। इसके दो फायदा कहेंगे, एक तो दिल्ली एनसीआर का विकास होगा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली एनसीआर का बढ़ेगा और वायु प्रदूषण कम होने में मदद भी मिलती, क्योंकि मेट्रो के बढ़ने से लोग अपने निजी वाहनों के इस्तेमाल कम करेंगे। इसका फायदा वायु प्रदूषण को कम करने में भी मिलेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो 24 से पहले दिल्ली वालों की बल्ले बल्ले एक नया फेज शुरू हो रहा है और इससे जिससे कह सकते हैं कि जो कर्मचारी है खासकर उन्हें बहुत लाभ मिलने वाला है। फेज वी के विस्तार को हरी झंडी दे दी गई है। और गुस्से में सरकार, विपक्ष को ललकार। यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन जनप्रतिनिधियों ने अलग अलग मुद्दों सदन में उठाए और जिसका सत्ता पक्ष ने जवाब दिया। सदन में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और
नेता संग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुपूरक बजट पर अपना पक्ष रखा। मुख्यमंत्री योगी ने सपा पर हमला करते हुए कहा कि हमने योजनाओं में जो लूट थी उसे रोका और सपा के लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। JPNIC पौने 200 करोड़ का प्रोजेक्ट था और 860 करोड़ खर्च हो जाने के बाद भी अधूरा है। गोमती रिवर फ्रंट 167 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 1400 करोड़ खर्च हो गए तब भी अधूरा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सिविल वर्क के लिए 15,200 करोड़ रुपए तय किए गए थे, हमने वही एक्सप्रेसवे 11,400 करोड़ रुपए में तैयार किया। यही सपा के समय इंफ्रास्ट्रक्चर की सच्चाई है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हम हर किसी को सरकारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। और मुझे इस बारे में प्रसन्नता है, सुरक्षा का जो माहौल हमने दिया। आपने क्या किया क्या नहीं किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने रिजल्ट दिया है। हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, उत्तर प्रदेश की जनता रिजल्ट दे रही है, आगे भी देगी। महत्वपूर्ण रिजल्ट है क्या, हमारे बारे में प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर धारणा क्या है। 2017 के पहले, 2017 के बाद। पांडे जी, आप भी देश और दुनिया के अंदर जाते होंगे। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बहुत अच्छी नहीं थी, हमें भी बुरा लगता था, अच्छी नहीं थी। आज इस पक्ष के लोग या उस पक्ष के लोग, कोई भी बाहर जाता होगा, प्रदेश के अंदर भी आप जाते होंगे, अगर राजनीतिक प्रोग्राम में नहीं आप सामान्य कार्यक्रम में जाएंगे तो सामान्य लोगों के मुंह से बात अवश्य आपको दिखती होगी। और मनीष हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े। मनीष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर निशाना साधा। शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन था और इस दौरान विपक्ष पर जमकर हमला हुआ, क्या कुछ खास रहा बताएं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए सबसे पहले विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता जो है माता प्रताप पांडे, उनके द्वारा जो है सरकार के द्वारा लाए गए अनुपूरक बजट को लेकर के जो है काफी सवाल उठाए गए। उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया कि मूल धन था वो ही, उसको जो है विभागों ने जो है अब तक खर्चा नहीं कर पाए, उसके बाद भी जो है बजट अनुपूरक बजट पास कर दिया गया। इस पर जो है मुख्यमंत्री के द्वारा साफ तौर से ये कहा गया है, जो ये सरकार ने ये तय किया है कि जो भी मूल बजट जो है पहले पास किया गया था विभागों को, वो विभाग से कहा गया था उनको 40% ही केवल उसका पैसा दिया गया था। अब अनुपूरक बजट जिस विभाग का जो भी काम अधूरा है उस बजट को इसलिए अनुपूरक बजट लाया गया है, और जिससे कि वो काम जो है जल्द से जल्द 3 महीने के अंतर्गत हो सके। दूसरे सबसे पहलू बात रही, जिस प्रकार से बिजमा यादव जो अपनी सुरक्षा की मांग कर रही थी, लगातार मांग कर रही है कि योगी सरकार उनको सुरक्षा दे, उनको जान को खतरा है, माफियाओं से खतरा है, इसको लेकर के दल ने सवाल उठाया था। इसको लेकर के भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से इस पर भी जवाब दिया। उनका ये कहना रहा कि हम बिजमा यादव को जो है पूरी सुरक्षा देंगे और किसी प्रकार से उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जिस प्रकार से पूजा पाल जो है हमने न्याय दिलाया, हमने सपोर्ट किया है, तो इसी प्रकार से इनके साथ भी यही बर्ताव सरकार के द्वारा किया जाएगा, उनको भी पूरी तरीके से निभाया जाएगा। और अगर हम जमीन कब्जे की बात करें तो उस पर उनका साफ कहना रहा कि जो भी जमीन कब्जा करेगा तो उसके खिलाफ जो है बुलडोजर जरूर चलेगा। इसी प्रकार से 2017 से पहले सड़कों के हाल और मेट्रो को लेकर के उनका मुख्यमंत्री का साफ तौर से कहना रहा कि 2017 से पहले जो है सड़कें किस प्रकार से बदहाल थी और किस प्रकार से मेट्रो को मजाक बनाया जाता था, लेकिन अब हमारे द्वारा जो है सभी प्रकार की जो है ध्यान रखे जा रहे हैं, हर एक पहलू पे ध्यान रखा जा रहा है, गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। जहाँ पर सड़कें बन रही है वहाँ पर सड़कें जो है बन रही है। वहीं पर दूसरे मेडिकल कॉलेज को लेकर के उनके तरफ से बयान दिया कि पहले कितने कम 19 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज की डेट में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 81 मेडिकल कॉलेज है।
तो इस पर इनका ये बयान रहा। वहां पर विपक्षी दल के प्रतिपक्ष नेताओं ने ये सवाल जरूर उठाया कि उसमें स्टाफ की कमी है, तो उनके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा गया कि आदेश दे दिए गए हैं, अब कहीं पर किसी प्रकार की इलाज की प्रॉब्लम नहीं होगी। आयुष्मान कार्ड को भी लेकर के कहा है कि जो गरीब लोगों को जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो सहायता राशि दी जाती है, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि आयुष्मान कार्ड का जब पैसा खत्म हो जाएगा उसके बाद वो वहां के अपने जिले के डीएम से आवेदन करेंगे, तो उसके बाद उनकी सुनवाई होगी, उनको जो जरूरत होगी वो सरकार के द्वारा पूरी की जाएगी, जो पहले के समय में नहीं होता था। जो रिवर फंड को लेकर के उनका कहना रहा कि 1400 करोड़ रुपए रिवर फंड में जो है समाजवादी पार्टी सरकार ने लगा दिए, लेकिन अब तक लेकिन रिवर फंड का काम जो है पूरा नहीं हो सका। वो भी एक बड़ा घोटाला पता है। इसी प्रकार से उनके द्वारा जो है लगातार समाजवादी पार्टी को हर एक मुद्दे पर साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घेरा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबर आपको बताएंगे, सर्दी का करंट, जनजीवन बेहाल। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। घना कोहरा छाया रहने की दृश्यता काफी कम है, जिससे यात्रा में कठिनाई आ रही है। वही तापमान में लगातार गिरावट है। पहाड़ी राज्यों में हल्की बर्फबारी या बारिश की कोई बड़ी चेतावनी नहीं है, लेकिन ठंड से वृद्धि होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा रहेगा और वायु प्रदूषण चिंता का विषय बना रहेगा, जहां AQI बहुत खराब श्रेणी में रह सकता है। सर्दी का असर खेतों में भी स्पष्ट देखा जा रहा है। आलू, चारा और सरसों सहित कई फसलें घने की चपेट में हैं। तो उत्तर भारत में कोहरे का टॉर्चर देखने को मिल रहा है। और आगे बढ़ते हत्या का तनाव, स्मृति में भंडारा। खबर खटीमा से, जहां तुषार मर्डर के 12 दिन बाद खटीमा समाज द्वारा घटनास्थल रोडवेज के पास मृतक की स्मृति में भंडारे के नाम पर 13वीं का आयोजन किया जा रहा है। मृतक तुषार के परिजनों की सहमति से समाज ये आयोजन करा रहा है। आयोजन के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यक्रम स्थल पर अधिकारियों ने पुलिस बल तैनात किया। मौके पर मौजूद सामाजिक संगठनों के लोगों ने मृतक तुषार के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए सामाजिक एकजुटता का दावा करते हुए दावा किया कि दोषियों को सजा दिलाने की मांग जारी रहेगी। गत 12 दिसंबर को जो यहाँ नृशंस हत्याकांड हुआ वो निंदनीय तो है ही है, और उसमें प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है कि प्रशासन की नज़रों के नीचे पुलिस 40-45 मिनट बाद पहुँचती है उस हत्याकांड के बाद, और ऐसे में हम सारे लोगों ने मिलके एक भोज का आयोजन किया है जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके। तो कुल मिला के जो मुआवजे की राशि मांग रहा है, जो भरपाई की बात कर रहा है मृतक का परिजन, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? निश्चित रूप से उसे मिलनी चाहिए। उत्तराखंड के खटीमा में चर्चित तुषार मर्डर मामले में आज 12 दिन बीत चुके हैं, जिसके बाद आज 13वीं का संस्कार जहां मृतक के परिजनों ने अपने घर में करा, तो वहीं घटनास्थल से 50 मीटर की दूरी पर यहां पर एक भोज का कार्यक्रम सामाजिक संगठनों द्वारा किया गया है, जिसमें हम आपको बता दें कि सामाजिक संगठनों का क्या कहना है, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? रणदीप पोखरिया। क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज 13वें दिन, आज क्या कहते हैं, यहाँ 13वीं का संस्कार भी किया गया है और उसके फूल माला चढ़ा के स्मृति में भोज किया गया, क्या कुछ कहना चाहते हैं? तुषार की हत्या जो भी हुई वो एक बहुत बड़ा इस खटीमा के लिए अभिशाप है, वहाँ पर किया। मेरे साथ और भी लोग हैं। मृतक के पिताजी हैं मनोज शर्मा। आज क्या दुख व्यक्त करना चाहते हैं इस पर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मेरा जो तुषार को मर्डर किया उसको पूरा घर चलाने वाला था। मेरे घर में सारे घर के खर्चे वही उठाता था। मेरा तो जीवन खराब हो गया। अब मैं कहाँ से लाऊंगा तुषार को? तो मेरी यही प्रार्थना है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनके घर परिवार का बुलडोजर जो चले, जिससे वो अपनी जमात न करवा पाए, उनको ऐसा नेस्तनाबूद कर दिया जाए। और प्रार्थना है कि मेरे घर परिवार को चलाने के लिए एक सरकारी नौकरी या कोई भी सहारा कहीं भी उसका जीवन यापन करने के लिए हमारी व्यवस्था कर दी जाए। बस
यही प्रार्थना है मेरी। बिल्कुल, यहाँ समाज के लोगों ने यहाँ एक भोज का कार्यक्रम किया है, 13वीं का संस्कार किया। घटनास्थल ये रोडवेज का स्टेशन है खटीमा का। यहाँ पर बुलडोजर से धामी सरकार द्वारा सभी अतिक्रमणकारियों को नष्ट नाबूद कर दिया गया और 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर दी गई है। लेकिन अब दो आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब गिरफ्तार कर पाती है। यहाँ अगर हम बात करें घटनास्थल की, मैं आपको दिखाने ले जाऊँगा अभी। तुषार मर्डर जहाँ पर हुआ था, इसकी कुछ ही दूरी पर भोज चल रहा है, उसकी 13वीं संस्कार किया गया समाज के द्वारा। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब फरार आरोपी गिरफ्तार हो पाते हैं और कब तुषार को न्याय मिल पाता है। फिलहाल परिजनों का रो रो के बुरा हाल है और दुख से अभी भी मुक्त नहीं हो पाए हैं। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज इंडिया, खटीमा। और आगे बढ़ते हैं, काम का सवाल। दिव्यांग नाराज, कानपुर नगर निगम पर दिव्यांग की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। दिव्यांग पारिवारिक पेंशन के लिए सालों से दौड़ लगा रहे दिव्यांग राकेश कुमार का कहना है कि मुख्यमंत्री से लेकर गुहार लगाएंगे, अधिकारियों की शिकायत करेंगे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। कब से यहाँ नगर निगम आ रहे हैं आप? पारिवारिक पेंशन के लिए, विकलांग पेंशन, कम से कम 5 चक्कर। हाँ, मुलाकात हो जाती है और उन्होंने जो जिस बाबू टहलाने की कोशिश कर रहे वो अभी हमको रिकमेंड कर दिया और फाइल उनसे तुरंत तत्काल बना के मंगवाने की कोशिश की है। अभी तो फिलहाल मैं 2 महीने से इधर आ रहा हूँ। पहले मैं किसी के सहारे काम कर रहा था और उसने कुछ करा नहीं पाया और माता जी को मेरे मरे हुए कम से कम 3 साल पूरे होने वाले 12 जनवरी से। गुप्ता हमारी संवाददाता जुड़ गई। सारिका, 3 साल से एक दिव्यांग दौड़ लगा रहा है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, क्या जानकारी आपके पास है? सारिका, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आरिश, आप पारिवारिक पेंशन के लिए 3 साल से जो है दौड़ लगा रहे हैं दिव्यांग। बिल्कुल, मैं बता दूं, ये जो दिव्यांग है राकेश कुमार, ये नगर निगम में 3 साल से चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि इनकी जो माता है और जो पिता थे वो नगर निगम में कार्यरत थे और दोनों की डेथ हो चुकी है। इसके बाद जो है ये पारिवारिक पेंशन के लिए लगातार नगर निगम जा रहे हैं और नगर निगम के आला अफसर हैं, इनकी फरियाद सुनने के बजाय इनको सिर्फ दौड़ाने का काम कर रहे हैं और इनकी फरियाद नहीं सुनी जा रही। उसके बाद ये अब हताश हो चुके हैं और इन्होंने ये तक ही कहा है कि अब वो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और अधिकारियों की शिकायत करेंगे क्योंकि उनकी पेंशन नहीं बन रही है और वो इस समय आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सारिका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त बता रहे हैं नगर निगम के चक्कर लगा रहे दिव्यांग। और फिलहाल खास पेशकश में तय बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं